नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मनीष कुमार सन्हा अपने चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से महात्मा गांधी की बायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का अब तक मैं 10 एपिसोड अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आज महात्मा गांधी की बायोग्राफी की 11वीं एपिसोड है और 10वीं एपिसोड में जहां तक मैंने जो चर्चा किया है वो था महात्मा गांधी की विलायत यात्रा के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1886 में महात्मा गांधी अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर चुके थे। उसके बाद उनका जो है सैमुअल दास कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन करवाया गया था, परंतु कॉलेज की पढ़ाई की जो व्याख्यान थी उसे मोहनदास करमचंद गांधी को समझ में नहीं आता था। इसी बीच में कुटुंब के कई लोग आते हैं जिनमें चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में, और काबा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा होता है कि काबा गांधी का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है, दीवान का पद किसे हासिल हो सकता है, जिसमें ये चर्चा करके चर्चा किया जाता है कि अब जो है पहले का ज़माना नहीं रहा। अब जो है एक अच्छी नौकरी और उस पद पे जाने के लिए एक कठिन परिश्रम करनी होती है और उसकी प्रतिस्पर्धा होती है, तब जाकर एक शिक्षित व्यक्ति को दीवान का पद दिया जाता है। तो ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई करना होगा। इसी बीच में मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें विलायत पढ़ने के लिए भेजा जाए, जिसमें काफ़ी अड़चनें आती हैं। अड़चनें तो इस प्रकार की आती हैं क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी का जो कुटुंब था वो पैसा वाला कुटुंब नहीं था और विलायत पढ़ने में 4 से 5 हज़ार रुपया की खर्च थी और वो 5 हज़ार रुपया का इंतज़ाम करना बहुत बड़ी बात थी। चूँकि काबा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी के पिता थे वो ईमानदार व्यक्ति थे, तो और जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनके पास बहुत पैसा हो ये कहना मुश्किल है। पैसा तो था नहीं और पिता की मृत्यु भी हो चुकी थी, घर का सारा बोझ जो है भाई के कंधे पर आ चुका था। विचार विमर्श करते करते माताजी ने कहा कि घर के सबसे बुजुर्ग जो हैं वो हैं चाचा जी हैं। अगर चाचा जी आपको अनुमति दे देते हैं तो फिर आप विलायत पढ़ने के लिए चले जाना। चाचा जी से मुलाकात करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी के बड़े भाई और मोनियो खुद जो है वहाँ पहुँचा। उम्मीद पर खरा ना उतर पाए चाचा जी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी मोनियो को ये उम्मीद थी कि विलायत जाकर पढ़ने की आज़ादी चाचा जी से प्राप्त हो जाएगा और उनके जो दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उनसे सहायता भी मिल जाएगा। लेकिन जो उम्मीदें थी मोहनदास करमचंद गांधी की वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बेचारे मोहनदास करमचंद गांधी मायूस लौट रहे थे अपने चाचा जी के घर से। इसी बीच में उनके बड़े भाई ने कहा कि आप चिंता ना करो मोनियो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। जाने की व्यवस्था होने लगी और मोहनदास करमचंद गांधी अपने भाई के साथ पोरबंदर से मुंबई पहुँचे, यानी बम्बई पहुँचे, मुंबई नहीं उसमें बॉम्बे था। बॉम्बे पहुँचे, वहाँ पर अपने बड़े भाई के कुछ दोस्तों के पास ठहरे और वहीं मोहनदास करमचंद गांधी के बहनोई भी रहा करते थे, जहाँ पर उनके बड़े भाई ने पैसे की बात की थी और पैसे रखवा दिए थे कि जाने के वक्त तुम्हें वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। परंतु कुछ समय के बाद पता चला कि अभी जो है हिंद महासागर के रास्ते इंग्लैंड जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हिंद महासागर में ऊंची ऊंची तूफानें उठती हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि जहाज़ जलमग्न हो जाती है। तो किसी ने भी आज्ञा नहीं दिया कि इस समय तुम यात्रा करो। मोहनदास की जो बौखलाहट थी वो बनती चली जा रही, तो चाह रहे थे कि जितना जल्द चले जाए। इसी क्रम में महात्मा गांधी के लिए एक और अड़चन आ गया। उनके गांव के पंचों ने महात्मा गांधी को पंच में शामिल होने के लिए बुलाया और उनसे कहा गया कि हमारे जाति में आज तक कोई भी व्यक्ति विलायत पढ़ने के लिए नहीं गया है और तुम विलायत पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, अर्थात वहाँ का पोशाक, वहाँ के खान पान, शराब, सिगरेट, सभी चीज़ों की तुम्हें लत लगेगी, तुम सब चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करोगे। इसलिए तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हट तुम छोड़ दो। लेकिन महात्मा गांधी निर्णय कर चुके थे कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए विलायत जाना है। उन्होंने जवाब दिया
कि मुझे दूसरों के सामने और वचन नहीं देने की ज़रूरत है। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ कि वहाँ जाकर किसी भी अवगुण या अपने जाति अपने धन को भ्रष्ट करने का प्रयास नहीं करूँगा, ना मैं मांसाहार करूँगा, ना मैं शराब आदि का सेवन करूँगा। ये मेरा वचन है। ये कह करके पंचों से वो कहते हैं कि मैं हर हाल में जाऊँगा। इस पर पंचों ने यह राय दिया कि जो भी व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी को जाने के क्रम में सहायता करेगा, पंच उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा और उस पर दंड भी लगाएगा। इतना सुनने के बाद जो पैसे मोहनदास करमचंद गांधी के पिता के बड़े भाई ने बहनोई के पास रखवाए थे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फिर भी जैसे तैसे पैसा जमा भी हुआ और मोहनदास करमचंद गांधी को मजुमदार साहब के साथ जाने की अवसर भी मिल गया। 4 सितंबर 1888 को मजुमदार साहब के साथ मोहनदास करमचंद गांधी बंबई से जहाज में रवाना होते हैं। जहाज यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र के रास्ते से लोग जब यात्रा करते हैं तो कई बार व्यक्तियों को वोमिटिंग वगैरह होती है, पर गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि यात्रा के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीतता जाता था मेरी परेशानी बढ़ जाती थी। परेशानी बढ़ने का वजह ये नहीं था कि यात्रा से परेशानी बढ़ती थी, सरकमस्टांसेस, बहुत सारी स्थितियाँ उनके सामने खड़ा हो जाता था जिनसे उनकी परेशानी बढ़ते चले जाती थी। अब देखिए होता क्या था कि जहाज़ पर एक व्यक्ति था स्टुअर्ड नाम का, जो कि एक अंग्रेज़ था। अक्सर वो स्टुअर्ड जो है महात्मा गांधी से कुछ अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करता, पर अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करता तो मोहनदास करमचंद गांधी के पल्ले नहीं पड़ता था अंग्रेजी की बातें। और अगर वो समझ में आ भी जाता कि स्टुअर्ट मुझसे क्या पूछ रहा है तो महात्मा गांधी जवाब नहीं दे पाते। इसका मेन वजह था कि पोरबंदर से जब राजकोट आए थे तो 4वीं या 5वीं कक्षा में महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए थे, तो महात्मा गांधी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने के लिए वाक्य को जमाना पड़ता था, तब जाकर अंग्रेजी को मैं बोल पाता, जो मुझे करना नहीं आता था। तो मुझ में कहीं ना कहीं लाज और शर्म की भावना आ गई थी। मैं कमरे से ही बाहर नहीं निकलता था। और दूसरी परेशानी ये थी खान पान, क्योंकि जहाज़ पे जो खाना मिलता था उस खाने पर महात्मा गांधी को होती थी संदेह। जैसा मैंने ही आपको पहले बता रखा है कि महात्मा गांधी अपनी माँ को वचन देकर वो चले थे कि मैं मांसाहार का भोजन नहीं करूँगा। अब जब खाने की बारी आती थी तो महात्मा गांधी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी से पूछ सके कि खाने में मांसाहार किस में है और किस में नहीं है, कौन सा खाना वेजिटेरियन है और कौन सा खाना मांसाहारी है। ऐसे सवाल पूछने का उनमें हिम्मत नहीं था, तो इस कारण जो है वो खाना खाने भी नहीं जाते थे। बम्बई से चलने के दौरान अपने साथ कुछ मिठाइयाँ वगैरह वो रखे हुए थे, तो अपने कोठरी में जहाँ वो ठहरे थे मजुमदार साहब के साथ, वहीं रहकर वही मिठाइयाँ वगैरह खाकर वो अपना यात्रा आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। कभी कभी जब ये डेक पर, जहाज़ के डेक पर जाने की बात होती है तो इनके साथ जो मजुमदार साहब थे वो आसानी से हर जितने भी लोग वहाँ थे उनके साथ वो बातचीत करके हर किसी के साथ घुल मिल गए थे मजुमदार साहब। पर मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ के सभी लोगों के साथ घुल मिल जाऊँ। मजुमदार साहब के बारे में महात्मा गांधी ने कहा वो बहुत ही स्वतंत्रतापूर्ण जो है डेक पर जाके बैठते थे और खुली हवा का आनंद लेते थे। मैं कभी कदार डेक पर पहुंचता था, और वो भी ये देख करके कि डेक पर ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, कम लोग होते थे, तो मैं पहुंच वहाँ पर जाकर कुछ देर रहता था। पर जैसे ही ज़्यादा लोग आ जाते थे मैं अपने कमरे में आ जाता था। दूसरी चीज़ है खाने की मेज। रात का डिनर का जब वक्त आता था तो भाई जहाज़ के ऊपर जो भी लोग थे उन सभी के हाथों में भाई क्या होता था, छुरी और कांटा होता था। मैं ठहरा भारतीय हिंदुस्तानी, मुझे छुरी और कांटा से खाना आता ही नहीं था। ये भी एक संकोच था कि वहाँ जाकर छुरी और कांटा से के द्वारा जो है खाना पड़ेगा, तो इस डर से मैं डिनर रात को खाना खाने के लिए भी नहीं पहुंचता था। ये सारी परेशानियां मेरे साथ हो रही थी। इसी बीच में एक अंग्रेज व्यक्ति मुझसे कुछ बात करना चाहता था, वो मेरा नाम जानना चाहता था, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। ऐसे कई सवाल उनके मन में थे और उन्होंने मुझसे सारे सवाल पूछे। बातों ही बातों में मैंने उनसे कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता
और मैं मांसाहारी खाना नहीं खा सकता, इसलिए मैं रात को खाना खाने नहीं जाता। वो मुस्कुराए और कहा कि बिना मांसाहार के तुम इंग्लैंड में कैसे रहोगे, वहाँ तो हाड़ कँपाने वाली ठंड है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरे जितने भी दोस्त और सगे संबंधी है बिना मांस के तो वो वहाँ रह नहीं पाते। और मैं तो शराब भी पीता हूँ, पर मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम शराब पियो, लेकिन हाँ, वहाँ रहने के लिए तुम्हें मांस का सेवन करना पड़ेगा। इस पर जवाब देते हैं महात्मा गांधी, कहते हैं आपकी राय के लिए धन्यवाद, आपने ये अच्छा सजेशन मुझे दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, परंतु मैं अपनी माँ को वचन दे रखा हूँ कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा, और दूसरे ऐब जो दूसरी चीज़ें हैं शराब सिगरेट आदि उनका भी सेवन नहीं करूँगा। और मैंने सुना है कि वहाँ बिना मांस खाए भी इंसान जिंदा रहते हैं। उस पर वो अंग्रेज व्यक्ति कहते हैं इसे गलत समझो, मैं जितने व्यक्तियों को जानता हूँ उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मांसाहार नहीं करता हो। हर एक व्यक्ति जो है मांसाहार करता है, वो एक अफवाह है, उस पर यकीन ना करो। अभी तो तुम जहाँ पर हो वहाँ पर चल जाएगा, लेकिन यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी और यात्रा जब बढ़ती है तो वो अंग्रेज अफसर कहा कि जब तक तुम पोर्ट सईद तक हो तब तक तुम्हारी ये बातें समझ में आती है, तुम अपने आप को सरवाइव कर लोगी, लेकिन जैसे ही बिस्के की खाड़ी को पार करोगे तो हाड़ कपारे वाली ठंड शुरू हो जाएंगी और तब बिना मांस के जिंदा रहना मुश्किल होगा। महात्मा गांधी यहाँ पर फिर कहते हैं मैं आपके इन बातों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, परंतु अगर मैं अपनी माँ को दिया गया वचन पूरा करने में असमर्थ रह पाऊँगा और या फिर बिना मांस के मैं वहाँ इंग्लैंड में नहीं जी पाऊँगा, तो मैं आपसे वचन देता हूँ कि मैं पुनः अपना देश हिंदुस्तान वापस आ जाऊँगा, मैं वहाँ पर नहीं ठहरूँगा। अपनी कार्य को पूरा करने के लिए या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी माता को दिया गया वचन तोड़ना पड़े, उससे बेहतर होगा कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ, हिंदुस्तान से वापस चलाऊँगा अपने देश भारत की ओर। महात्मा गांधी आगे कहते हैं अपने किताब में, दुख सुख झेलता हुआ मैं किसी प्रकार विलायत यानी इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड पहुंचने के पश्चात जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सफ़ेद, मेरे साथ मित्रों ने कुछ कपड़े दिए थे जिसमें सफ़ेद कोट और सफ़ेद पैटलून था फलारैन का, उसे मैं पहनने का निर्णय लिया। पूरी यात्रा के दौरान तो मैं काला कपड़ा पहन रखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लैंड में उतरने के वक्त सफ़ेद रंग का कोट और पतलून को मैं पहनूं। लेकिन यहाँ पर भी मेरी गलती थी, पहन करके वहाँ निकलते हैं और जब बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे सामान वगैरह जो है गिलनैंड एक कंपनी थी जिस पे डाल चाबी और पेटियाँ रख दी जाती थी, फिर वो उसके आपके एड्रेस पर पहुँचाया करता था। तो मैंने सब कर रहे थे तो उन्हें देख करके मैंने भी अपनी पेटियाँ और चाबी उस कंपनी के हवाले कर दिया। और मुझे पता चला कि इंग्लैंड में वहाँ पहुँच करके वहाँ पे जो एलिजाबेथ होटल है, वहाँ विक्टोरिया होटल, नॉट एलिजाबेथ, विक्टोरिया होटल थी, वहाँ ठहरना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं और मजुमदार साहब जो है विक्टोरिया होटल में ठहरने का निर्णय लिया, सामान छोड़कर विक्टोरिया पहुँचे। पहला देख लीजिए कि मैं अकेला व्यक्ति था डेक पर, बंदरगाह पर जब उतरी मैं अकेला व्यक्ति था जो सफ़ेद रंग का कोट और पतलून पहने हुए था, बाकी मेरे जैसा वहाँ पर कोई नहीं था। यह देख करके मुझे खुद भी अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर करता क्या, क्योंकि मैंने अपनी पेटियाँ और चाबी तो गिलनैंड की कंपनी को दे रखा था। अब जैसे तैसे मजुमदार साहब के साथ होटल पहुंचा विक्टोरिया। वहां पहुंचा तो परेशानी और थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सूचना यह मिला कि आज शनिवार है और कल रविवार, और रविवार को कंपनी बंद रहती है, तो आपकी पेटियां और चाबी अब जो आएगी वो सोमवार को आएगी। अब और परेशान कि तब तक मुझे सफ़ेद कोट और पतलून पहन करके ही समय व्यतीत करना होगा। जब मैं आगे लिखते हैं कि जब मैं बम्बई से चला था तो मेरे पास कुछ सिफारिश पत्र थे। ये सिफारिश पत्र जो थे डॉक्टर प्रवीण जैसा मैंने आपसे कहा कि महात्मा गांधी जब बॉम्बे से चले थे तो कुछ उनके पास सिफारिश पत्र थे। सिफारिश पत्र इसलिए थे कि वहाँ पहुंचकर उन्हें किसी प्रकार का संकट महसूस ना करना पड़े, कोई दिक्कत ना पड़े। ये 4 जो सिफारिश पत्र थे उनमें डॉक्टर
प्राण जीवन मेहता के नाम से था, प्रिंस रंजीत सिंह के नाम से था, दलपत राय शुक्ल के नाम से था और आखिरी सिफारिश थी दादा भाई नौरोजी के नाम से। जब महात्मा गांधी यात्रा के दौरान साउथहैम्पटन पहुंचे थे, वहीं पर से महात्मा गांधी ने डॉक्टर मेहता को तार लिखकर भेजा था कि आने वाले कुछ समय में मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और वहां विक्टोरिया होटल में ठहरूंगा। वहाँ पहुँचने के बाद होटल पहुँचा। होटल पहुँचने के बाद जो हुआ वो आपको पता है कि मुझे कई दिनों तक 2 दिनों तक सफ़ेद कोट और पतलून में ही वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने रविवार की छुट्टी होने की वजह से कपड़े पहुँचाए नहीं थे। शर्म था और मैं फिर बाहर निकल भी नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप में ऑकवर्ड फीलिंग हो रहा था। जैसे ही होटल में डॉक्टर मेहता मुझसे मिलने आए, वो कोट पैंट और हैट पहन करके, हैट उन्होंने रखा, उनकी हैट की ओर मैं आकर्षित हो गया। मैंने उनका हैट पकड़ा, रोएदार हैट था, उसके ऊपर से हाथ फेरा, उसके रोए खड़े हो गए। यह देखकर डॉक्टर मेहता ने मुझसे कहा कि बिना किसी के इजाज़त किसी का सामान नहीं छूना। और सच कहिए तो महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं कि यहीं पर से मेरी शिक्षा, वहाँ की संस्कृति की शिक्षा शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा बिना आज्ञा के किसी के सामान आपको नहीं छूना है। जैसा भारत में किसी के साथ आपकी अगर पहचान ना भी हो तो वार्तालाप शुरू हो जाती है, पर यहाँ नहीं होता। आपको यहाँ पर ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं करनी है, प्रेम पूर्वक बात करना है। दूसरी चीज़, जैसे भारत में रिवाज है कि अंग्रेजी अफसरों को सर कहकर बुलाया जाता है, मैडम करके बुलाया जाता है, यहाँ पर यह अनावश्यक है। सर और मैडम करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पर नौकर चाकर अपने मालिक को कहते हैं, या फिर सर उन्हें कहा जाता है जो यहाँ अफसर ग्रेड पे काम करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जिस समय डॉक्टर मेहता ने मुझे रोका था, मुझे अनुमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, पर इतना एहसास हो चुका था कि आगे इस बात का ध्यान रखना है ताकि दोबारा ऐसी गलती ना कर सकूं। जैसे मैंने कहा, होटल विक्टोरिया में ठहरना महात्मा गांधी के लिए भी परेशानी थी और साथ साथ मजुमदार साहब के लिए भी। कारण था महंगाई। तो मजुमदार साहब की पहचान जहाज़ पर एक माल्टा के सिंधी व्यक्ति से हो चुकी थी। उनसे उन्होंने बात की, उन्हें तार लेकर भेजा, तो किसी प्रकार से उनके लिए 2 कमरा हमारे लिए उन्होंने बुक करवा दिया, जो सस्ता था। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस समय विक्टोरिया में ठहरा था मैं, 3 से 4 पाउंड खर्च हो गए, और वो भी बिना खाए पिए, क्योंकि एक सब वस्तु को खाने की इच्छा करता तो नहीं जचता तो दूसरे की खाने शुरू करता। इस क्रम में ऐसा होता था कि पहले वाले का भी पैसा देना होता था और दूसरे वाले की पैसा देना होता था, और खर्च उस प्रकार से बढ़ता चला जाता था। तो सच कहिए तो वहाँ ना पसंद होते हुए भी, अरुचि के वगैरह के बदले भी पैसा मुझे देना पड़ा। इस पर महात्मा गांधी आगे और लिखते हैं कि पहुँच तो मैं लंदन गया था, विलायत तो पहुँच गया अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं क्लेश पहुँचा हुआ था। घर की याद आती थी, हिंदुस्तान की याद आती थी, माता के चेहरा याद आता था और अपने परिवार, अपने कुटुंब का चेहरा याद आता था। कभी कभी तो रोने भी लगता था, और वक्त ऐसा होता था कि रात में नींद लेने की जगह पर करवटें और सिलवटें बदलता रह जाता था, क्योंकि घर की याद आती थी। पर करता क्या मैं, क्योंकि जिस मकसद से मैं पहुंचा था उस मकसद को पूरा करके ही तो वापस जा सकता था, ऐसे कैसे चला जाता। तो चाह करके भी उन यादों को अपने दिल में समेटे रखा था, और चाह करके भी वापस लौट नहीं सका। उस वक्त यादें आती थी, रो लेता था, यादें आती थी, मुस्कुरा भी लेता था, परंतु वापस जाने का ख्याल नहीं आता था। महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि जहाँ मैं पहुँचा था वहाँ का तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, पोशाक, सब कुछ भिन्न था, और मैं ठहरा नया व्यक्ति। मुझे वहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सच कहिए तो खान पान पर तो बहुत परेशानियाँ थी। सबसे बड़ी परेशानियाँ वहाँ की सूखी खाना मुझे पसंद आता नहीं था। मैं ठहरा भर पेट खाने वाला व्यक्ति, और वो सूखी खाना बिना मसाला का खाया नहीं जाता था। तो मेरी जो हालत हो गई थी ना
कहते हैं ना, सरौते के बीच में सुपारी रखी जाती है, सुपारी को कटना होता है, ठीक वैसा ही मेरी हालत थी। मैं चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था। निरस लगने के बावजूद भी मुझे वैसी परिस्थिति में जीना होता था। हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करता और सोचता कि आज शायद बेहतर हो जाए, पर वो दिन भी निराशा ही हाथ लगती थी। अब जो है मेरी पसंद, महात्मा गांधी अपने पुस्तक का अध्याय जो रखे हैं वो रखते हैं मेरी पसंद। ये भी विलायत की यात्रा, विलायत के पहुंचने के बाद की ही घटना है। महात्मा गांधी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जब वहाँ पहुँचते और विक्टोरिया होटल में ठहरे थे तो मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर मेहता उनसे मिलने आए थे। डॉक्टर मेहता वहाँ पहुँचकर कहते हैं कि यहाँ जगह तुम्हारा रुकना सही नहीं होगा, यहाँ आकर तुम्हें यहाँ के किसी परिवार के घर रुकना होगा। लेकिन समुद्री यात्रा के दौरान मुझे कुछ स्किन डिजीज़ हो गया था, दाद की बीमारी लग गई थी। वजह ये था कि समुद्री यात्रा के दौरान ये ध्यान रखना होता है कि साबुन वगैरह का प्रयोग कम करना। मैं ठहरा अज्ञानी, मुझे लगा कि साबुन से रगड़ रगड़ के नहाऊंगा तो साफ सुथरा दिखने में लगूंगा। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि नमकीन पानी में साबुन घुलेगा नहीं और परेशानियां मुझे हो जाएंगी। हुआ वैसा भी। महात्मा गांधी नमकीन पानी में स्नान करने के दौरान खूब रगड़ रगड़ के जो है साबुन का प्रयोग करते थे, जिसके जगह सफाई तो नहीं हुई, उनके स्किन में रूखापन, चिकटापन आ गया, जिसके वजह से उनके शरीर में दाद खाज की बीमारी हो गई। इस क्रम में डॉक्टर मेहता जब आए तो उन्होंने उनकी स्किन को देखा और एसिटिक एसिड दिया कि आप तुम इसका सेवन करो। इस यूज़ करने में महात्मा गांधी कहते हैं कि उस एसिटिक एसिड को उन दांत पे लगाने के पर काफ़ी जलन होता था और कभी कभी तो रोज आता था, इतनी जलन होती थी। फिर भी दवा का प्रयोग करते करते मैं अपनी स्किन की बीमारी को ठीक कर पाया। इस बीच में इसी दौरान जो है उस दिन वार्तालाप में डॉक्टर मेहता कहते हैं कि ये कमरा तुम्हारे रहने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है। अभी तुम्हें यहाँ पहुँच करके यहाँ के तौर तरीक़ों को जानना होगा, यहाँ की संस्कृति को जानना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें अभी अपने एक मित्र के घर में पहुँचा दूँगा, जहाँ तुम यहाँ के तौर तरीके समझ सकोगे। महात्मा गांधी सर हिलाकर हामी भर दी कि बहुत अच्छा सर, आप जो कह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर हम उनके साथ उनके मित्र के घर गए। वहाँ पहुंचकर हमारा काफ़ी सम्मान हुआ और काफ़ी इज्जत मिली मुझे। वहाँ पे सभी लोगों ने अपने भाई की तरह मेरा स्वागत किया। परंतु यहाँ पर पहुँच कर के घटनाएँ अभी थमी नहीं थी, मेरी परेशानियाँ अभी कभी नहीं थी। परेशानियाँ कुछ और भी थीं जो मेरे सामने प्रस्तुत होने वाले थे। और ये प्रस्तुति जो है, परेशानियों की जो प्रस्तुति थी वो सिर्फ़ और सिर्फ खान पान के ऊपर थी। जैसा मैंने कहा कि मैं डॉक्टर मेहता के मित्र के घर पहुंचा था, वहाँ जो लोग थे वो मांसाहार खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना सभी कुछ किया करते थे। और चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने अपने माँ को वचन दे रखा था कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा और दूसरे चीज़ों का सेवन भी नहीं करूँगा, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे अपना वचन पूरा याद रखूँगा और धर्म को भ्रष्ट नहीं होने दूँगा। कई बार मित्रों के साथ मांसाहार के ऊपर बहस भी हो जाती थी। मैं बार बार आग्रह करता कि मैं मांसाहार भोजन नहीं कर पाऊँगा और मैं नहीं करता भी था। कुछ बार तो ऐसा होता था कि मेरे मित्र खाने की मेज़ पर मुझे इतनी डांटते थे कि मैं कह नहीं सकता था। फिर भी मैं उनसे इतना ही आग्रह करता था कि मैं अपनी माँ को वचन दिया हूँ कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। हाथ जोड़ कर कहते थे, चाहे कुछ हो जाए मैं ये वचन नहीं तोड़ूँगा। शुरुआत में ये वार्तालाप, ये बहस कुछ दिनों तक जारी रहा, परंतु कुछ समय के बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि मोहन को अपने वचन के साथ जीने की इजाज़त दे दी जाए, छूट दे दी जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जो वचन वो दिया है उसे पूरा कर सके। उसके आगे जो है उन्होंने फिर दोबारा मुझे इस बारे में नहीं टोका कि तुम्हें मांस खाना चाहिए। वैसे वो मांस भी खाया करते थे, शराब भी पिया करते थे, पर मैं इन चीज़ों से वहाँ पर भी बचा रहा। पर रही खान पान की तो मेरे अंदर थोड़ा संकोच भी रहता था। मेज़ के टेबल पे बैठकर एक आध रोटी ही खा पाता था, क्योंकि मेज़ पर वहाँ खाने का तौर तरीका क्या था कि कम खाने की वहाँ के लोगों की आदत थी। और मैं ठहरा हिंदुस्तानी, भर थरिया खाने वाला व्यक्ति,
भरपेट खाने वाला व्यक्ति, मन में संकोच रहता था कि सबके प्लेट में 2 रोटियां हैं, सब्जियां हैं और 2 रोटी के बाद सारे लोग खा के उठ जाया करते थे। तो संकोच ये है कि मैं 2 से 3 रोटी कैसे मांगूं, तो मैं कभी मांग पाता नहीं था, जिसके वजह से मुझे वहाँ कई दिनों तक आधे पेट खाकर सोना पड़ा था। और चूँकि मांसाहार ना खाने की बात थी, तो वही सुबह और शाम रोटियों का ही सेवन करना पड़ता था, और कुछ जो मुरब्बे वगैरह मैं लेकर गया था जो बचे हुए थे, उसे यूज़ करके किसी प्रकार से अपने आप को संभाल कर रखता था। देखिए, आपको एक वाक्यांश याद होगा, अपने एपिसोड में पहले मैंने शायद 8 या 9th एपिसोड में मैंने रंभा का नाम जिक्र किया था। ये वही रंभा थी जो महात्मा गांधी के मन से डर को, भूतों का डर जो उनके मन में समाया हुआ था, उसे दूर करने का काम किया था राम के नाम को जपने की वजह से। यहाँ पर महात्मा गांधी ने, मोहनदास कहते हैं कि ये ईश्वर ही हैं जिन्होंने मुझे अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहने की हिम्मत दी। सच कहूँ तो ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं है, मैं मानूंगा कि वो रंभा ही थी जिसके विश्वासों ने मुझे अटल रहने पर जोर दिया, और मैं अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहा, कभी अडिग ना हुआ, डिगा नहीं। आप समझ लीजिए कि मैं अपनी माँ के वचन को दिल से निभाता रहा, और ये विश्वास रंभा जो मेरी दाई माँ थी उसकी शिक्षा के वजह से ही संभव हो सका। इस समय मोहनदास करमचंद गांधी जहाँ पे रह रहे थे वो जगह था रिचमंड, और लंदन और रिचमंड के बीच में काफ़ी दूरी थी। इस कारण से महात्मा गांधी का सप्ताह में एक या 2 बार ही वो रिचमंड से लंदन की ओर जाया करते थे, तो परेशानियां होती थी। इस बीच जो है शुक्ल साहब जो थे, जो जिनकी सिफारिश महात्मा गांधी के पास थी, उन्होंने महात्मा गांधी का रहने का एक और ठिकाना ढूंढ लिया जो कि किंगस्टन में था, जो एक एंग्लो इंडियन का घर था। वो घर एक विधवा महिला की थी जो अपने कुछ बच्चों के साथ वहाँ रहा करती थी। तो अब मैं रिचमंड से किंगस्टन पहुंचा, थोड़ी ये उम्मीदें लेकर कि एंग्लो इंडियन समुदाय है, वहाँ पर खाने की चिंता मुझे नहीं करनी होगी। मैं जब वहाँ मिला तो उनसे मिलते के साथ मैंने कहा कि मैं मांसाहार भोजन नहीं करता हूँ। इस पर वो महिला ने किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं रखी। मुझे कुछ पल के लिए संतोष हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जब ये जहाज़ पे थे, तो जब ये बिस्का की खाड़ी पहुंचे थे ना, तो वहाँ पर इनसे कहा गया कि बेटा ऐसा है कि जाओ अपने लिए शाकाहारी का प्रमाण पत्र लेकर आओ। महात्मा गांधी गए मोहनदास और शाकाहारी भोजन का प्रमाण पत्र भी लेकर आ गए। इन्हें उसमें बहुत खुशी हुई कि अब तो मेरे पास शाकाहारी भोजन करने का प्रमाण पत्र है। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि ऐसी प्रमाण पत्र जो है कोई भी मांसाहार खाना करने वाला व्यक्ति को भी हासिल हो सकता है। तो जिस चीज़ के प्रति उनको आसक्ति मिली थी इस प्रमाण पत्र के, उन्हें समझ में आ गया कि महज ये कोरा कागज़ है, इसके अलावा इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उनसे उनकी विरक्ति भी हो गई और उन्होंने उस कागज़ को जितना इम्पोर्टेंस पहले वो दे रहे थे वो देना छोड़ दिया। ये भी घटना उसी बीच में यात्रा के दौरान ही घटा हुआ था। खैर, किंगस्टन पहुंचने के बाद उस विधवा महिला के घर में रहना शुरू कर दिए, पर यहाँ पर भी इनकी खान पान की चिंता जो है गई नहीं। यहाँ पर भी वही हालात थी जैसा कि हेडबांड में महात्मा गांधी को झेलना पड़ता था। यहाँ पर भी खाने पीने के लेकर के काफ़ी संकोच इनके मन में रहता था। ये कहते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर जो 2 उनकी बेटियाँ थीं वो कुछ एक एक्स्ट्रा रोटी दे दिया करती थी तो मैं खा लिया करता हूँ। यहाँ उन्होंने साफ रूप से कहा है कि जब मैं घर पे गुजरात अपने घर पे होता था तो भर पेट खाना खाकर सोता था, घर पेट खाना खाता था। मतलब 5-6 रोटियाँ आसानी से चबा लेते होंगे महात्मा गांधी। पर यहाँ तो हालात कुछ और थे। एटलीस्ट रिचमंड में उन्हें 2 रोटियाँ मिलती थी, तो यहाँ भी किंगस्टन में भी जो 2 ही मिलती थी, लेकिन उन विधवा औरत की जो बेटियाँ थीं उन्हें 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दिया करते थे कि आप खाइए। तो ये चलिए थोड़ा सा राहत मिलता था, फिर भी कहते थे पेट नहीं भरता था। मैं फिर घर रूम पे पहुँच करके अपने कमरे में पहुँच कर जो मिठाइयाँ अपने साथ वो
लेकर गया था, मैं उन मिठाइयों से अपने आप को संतोष दिलाना शुरू कर दिया। इस बीच में कभी कभी वो घर से बाहर जब घूमने के लिए निकलते थे तो रास्ते में वो खोजा करते थे कि कहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलेगा। अब इसी क्रम में कभी कभी काफ़ी लंबी यात्रा कर जानी पड़ती थी, मीलों सफ़र तय करना होता कर जाते थे, फिर वापस लौटते थे। एक दिन इसी क्रम में जाते जाते यात्रा करते करते उनकी नज़र एक शाकाहारी रेस्टोरेंट पे पड़ी। अब कहते हैं ना कि जैसे ही वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देखा, इनके बाछे खिल गए मोहनदास के कि एटलीस्ट अब यहाँ बैठ कर मैं भर पेट खाऊंगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा। होटल की तरफ जब अप्रोच कर रहे थे, इसके विंडो में एक किताब लगी हुई थी जिसकी कुछ सेलिंग प्राइस थी, और उस किताब की कवर पेज को देखने के बाद महात्मा गांधी को की लालसा हुई कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कुछ सेलिंग देख करके वहाँ पर उस किताब को खरीदा और वहाँ पर उस होटल में जाकर कुछ भोजन भी किया था। हाँ, अब जिस पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम था अन्नहार की हिमायत, जिसे लिखा गया था सॉल्ट के द्वारा। इस किताब को मैंने जैसे पहले बताया, इस किताब को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई थी, तो महात्मा गांधी ने खरीद लिया। अब उस किताब को पढ़ने के दौरान महात्मा गांधी और दृढ़ संकल्पी हुए और उन्हें अब आनंद आ रहा था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी माँ के लिए किया था कि मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूँगा, अब ये चीज़ इन्हें कष्ट नहीं दे रही थी। अब इससे लड़ने में उन्हें मज़ा आ रहा था, उसमें आनंद आ रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी कहते हैं कि इस समय पहुंचकर अभी मेरी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, मेरी क्लासेस शुरू नहीं हुआ था, अभी मैं जो हूँ कुछ अखबारों को पढ़ना शुरू किया था, और इसके लिए मैं एक बार फिर दलपत राय शुक्ल को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके वजह से ही मैं अखबारें पढ़ना शुरू कर दिया था। उस वक्त डेली न्यूज़, टेलीग्राफ जैसी अखबारों को मैं सरसरी निगाहों में पढ़ लिया करता था। सरसरी मतलब इन अखबारों को पढ़ने में कहते आधा से 1 घंटा का समय देता था, ऊपर के जो न्यूज़ होते थे उसे पढ़ लिया था। मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ता था क्योंकि ज़्यादा देर में बोर हो जाता था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर सरसरी निगाहों में इसे पढ़ लिया करता था। इस प्रकार से मेरी वहाँ की दिनचर्या शुरू हो गई थी और मैं वैसे ही जीने लगा था। आज की 11वीं एपिसोड जो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह आपको आनंद दे। अगर आप वीडियो को देखते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, मैं आपसे आग्रह करूँगा, अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और एक रिक्वेस्ट और है, हो सके तो अपने रिलेटिव सगे संबंधी को शेयर भी करें ताकि वो भी महात्मा गांधी की बायोग्राफी को जान सके, उनके जीवन में क्या बीता था, किस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए थे, उन्हें भी प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरा मानना है कि भारत के हर एक युवा जो अगली पीढ़ी में भारत को लीड करेगा, उसे महात्मा गांधी की जीवनी अवश्य आनी चाहिए, वो अवश्य पढ़ रखा हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।